वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक हाई स्कूल के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो होगा गणित से संबंधित। और गणित से जो संबंधित वो चैप्टर होगा वो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने हाई स्कूल के लेवल का जो द्विघात समीकरण है उस पर हमने वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उस हमारे वीडियो को लाइक किया, बहुत ही पसंद किया। तो फिर हम द्विघात समीकरण के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारा आज का वीडियो होगा। तो सबसे पहले जो साथी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बगैर किसी लेट किए हुए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं आज हम उसे समझेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे समीकरण जिसमें हम क्या करते हैं, दो चरों का यूज करते हैं। चर का मतलब क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स हम यूज करते हैं वो सारे चर में काउंट किए जाते हैं। तो हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चरों का जिसमें यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, यानी मानक रूप इसको कहते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ax by प्लस c इक्वल टू 0 लिखा गया है। यहाँ पर x और y ये दोनों चर में काउंट किए जाएंगे, बाकी जो a है, b है, c है, ये अचर में काउंट किए जाते हैं। वैसे तो a से लेकर z तक जो भी लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर में काउंट किए जाते हैं। लेकिन इस समीकरण में जो हम पढ़ेंगे इसमें केवल x और y यही दो चर माने जाएंगे, बाकी a, b, c ये अचर में काउंट किए जाएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड रूप जिसको हम कहते हैं मानक रूप। मानक रूप का मतलब ऐसा रूप जिसमें सारे जो भी द्विघात समीकरण हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे वो सब उसी रूल का पालन करेंगे, यानी सब उसी रूप में होंगे। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके आधार पे हमसे x और y का मान पूछा जाता है, यानी समीकरण दिया जाता है और पूछा जाता है कि x का मान बताइए, y का मान बताइए। तो देखिए, जब भी हम आपको बता दें कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसमें कम से कम दो समीकरण हमें चाहिए, क्योंकि दो चरों का अगर मान आपको निकालना है तो दो समीकरण कम से कम रहेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, दो चरों का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस समीकरण की हम बात करें, x और y ये दोनों चर हैं और इनका हमें मान निकालना है, तो इनका हमें मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण होने चाहिए। चलते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक सवाल लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है, इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। ये देखिए, दोनों जो समीकरण है वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है। अगर आप दो समीकरण ले रहे हैं तो पहले समीकरण में a का मान a1 कर देंगे, b का मान b1 कर देंगे और c का मान c1 कर देंगे। दूसरी समीकरण में a का मान a2 कर देंगे, b का मान b2 कर देंगे और c का मान c2 कर देंगे। इस तरह ये समीकरण बन जाएंगे, दो समीकरण। इसी तरह अगर तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण बनाना हो तो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इस तरह करके आप बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y इक्वल प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो पहला जो समीकरण है इसमें x का गुणांक जो 3 है इसको a1 कहेंगे
इसमें y का गुणांक जो भी है इसको v1 कहेंगे और इसमें ये जो कांस्टेंट वेक्टर है इसको c1 कहेंगे। इसी तरह इस बारे में हम बात करें तो x का जो गुणांक है इसको a2 कहेंगे और y का जो गुणांक है इसको v2 कहेंगे और जो यहाँ पर अचर पद है इसको c2 कहेंगे। तो ये इस तरह के आपके जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे किस रूप में बन जाते हैं a1x + b1y + c1 = 0। इसी तरह दूसरे समीकरण को हम पढ़ें तो a2x + b2y + c2 = 0। तो इस तरह बहुत सारे हम समीकरण बना सकते हैं। ये तो सबसे पहले हमने समझा कि जो समीकरण होते हैं उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है और a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। अब बात करेंगे कि हमने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में उनको सॉल्व करने के लिए यानी x और y का अगर हम बात करें इसमें तो इनका मान निकालने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। दो समीकरण इस तरह तो हमें दिए गए हैं, लेकिन अब इसके आगे भी बात करें कि दो समीकरण जो दिए गए हैं उसके मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसके मान निकालने के लिए भी हम आपको तरीके बताएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकें। तो देखिए इसके मान को अभी हम निकाल के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ और चीजें हम जानेंगे, उसके बाद मान निकालने के हम तरीके बताएंगे। तो उससे पहले हम जो समीकरण दिए गए हैं इसको पहले हम ये समझेंगे जो समीकरण दिए गए हैं इसके मान होंगे भी या नहीं होंगे, यानी इसके जो मान होंगे x के और y के होंगे या फिर नहीं होंगे, या होंगे तो कितने होंगे, एक एक होंगे या एक से अधिक होंगे। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम मान निकालेंगे। तो चलते हैं पहले वो चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो हमने बताया कि अगर दो हम समीकरण ले लेते हैं तो पहले को कहेंगे a1x + b1y + c1 = 0, ये समीकरण एक हो जाएगा और दूसरे को कहेंगे a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण दो हो जाएगा। समझ में आया। इससे पहले हमने जो एग्जांपल दिया था आपको वो इसी फॉर्म में थे। तो हम यहाँ से पहले ये चेक करेंगे कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसके कितने हल होंगे, उसके हल होंगे भी या नहीं होंगे। तो इन सब को जांच करेंगे। तो जांच करने का तरीका क्या है कि अगर आपको दो समीकरण इस तरह दिए गए हैं तो पहला कंडीशन ये कहता है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ऐसे कंडीशन है तो जो समीकरण दिए गए हैं समीकरण के अनेक हल होंगे, मतलब इससे क्या होगा कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो समीकरण के अनेक हल होंगे। समीकरण के अनेक हल होने का मतलब क्या है कि x और y के अनेक हल आएंगे। यह भी उसी को कहता है कि बहुत सारे हल होंगे। दूसरी चीज ये कि अगर ऐसा ये हो रहा है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो जो दोनों रेखाएं होंगी अर्थात दोनों जो समीकरण होंगे, किसी रेखा का अगर ये समीकरण होंगे तो वो दोनों क्या होंगे, समपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर वो रेखाएं जाएंगी। क्योंकि हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए रेखाओं की बात करेंगे। तो यानी अगर दो समीकरण हैं इस तरह के तो पहले को अगर हम माने कि पहला जो है समीकरण a का है तो दूसरा भी क्या होगा, इसके ऊपर ही जाएगा। इसे हम कहते हैं समपाती या संरेखी, यानी एक ही रेखा पे दूसरी रेखा जाएगी। तो जब a का मान वो आएगा वही मान दूसरी रेखा का भी आएगा। तो इसलिए ये क्या होंगे, इस समीकरण के जो a1/a2 b1/b2 = c1/c2 इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो उस समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, हमने एग्जांपल भी यहाँ दिखा दिया बना के आपको। अब दूसरी कंडीशन में, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरी कंडीशन में कि यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, यानी
a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 का अगर कंडीशन पालन कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 का कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। समीकरण का कोई हल होने का मतलब यह है कि कोई हल न होने का मतलब क्या है कि वो दोनों क्या होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी ये पहले का है ये दूसरे का है। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समांतर रेखाएं जब होती हैं तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, और जब कट नहीं करेंगे तो वहां पर x और y का कोई हल ही नहीं निकलेगा। इसलिए कहा गया है कि समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन कहता है यदि a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 या फिर नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, यानी इसमें कोई a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 या फिर नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? समीकरण के एक हल होंगे, एक हल होंगे। इसी को कहता है अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक ही हल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, तो इस कंडीशन में जो समीकरण होंगे उसके क्या होंगे? एक हल होंगे। ठीक है, यानी दोनों रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। जैसे एक रेखा ऐसे जाएगी तो दूसरा ऐसे जाएगी, अगर ये पहला है ये दूसरा होगा, तो इस तरह वो एक दूसरे को कहीं कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी एक दूसरे को कहीं कहीं काटेंगी। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, यानी a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी और उनका एक हल निकलेगा। तो आप समझ गए कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर a1 पर a2 इक्वल टू b1 पर b2 इक्वल टू c1 पर c2 तो समीकरण के अनेक हल होंगे, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, ओवरलैप करेंगी। दूसरी कंडीशन हमें यहां बता दें कि यदि a1 पर a2 इक्वल टू b1 पर b2 नॉट इक्वल टू c1 पर c2 तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, यानी जो समीकरण होगा उसका कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी। तीसरा कंडीशन में यदि a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 तो समीकरण के हल होंगे और केवल एक ही हल होंगे, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। जो भी लोग चैनल पे नए हो तो कृपया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलते हैं इसके कंसेप्ट पर। अब सवाल की बात करें। अब हम बताएंगे कि सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सवाल सॉल्व करने के बारे में बात करें तो ये तो पहले आप समझे जो समीकरण है उसके हल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब सवाल को सॉल्व करने के तरीके पे बात करना है। सवाल को सॉल्व करने के तरीके को देखिए, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है ताकि आप पूरी तरीके से एक ही वीडियो में इसके कंसेप्ट को समझ सकें। तो प्रयास कीजिए बगैर वीडियो को स्किप किए आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, कोई भी चीज अगर कंसेप्ट से आप समझते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो उसके बाद सारे सवालों को हम क्या करते हैं, गर्दा उड़ाते चले जाते हैं। तो चलते हैं इसके और भी कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, अब इसके सॉल्व करने के तरीके क्या है। अभी तो हमने जो देखा कि वो जो समीकरण होंगे उनके हल होंगे कि नहीं होंगे, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसके सॉल्व करने के तरीके क्या है, यानी इसको किस विधि से सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला विधि क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक, इसकी इंग्लिश होती है
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा विधि जो होता है वो प्रतिस्थापन विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इसका जो इंग्लिश होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा जो होता है वो होता है वर्ग गुणन विधि, वर्ग गुणन विधि। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन विधियां हैं। इन्हीं तीनों विधियों का प्रयोग करके जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इन तीनों विधियों का यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी विधियों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये विधियां कैसे सवाल पे अप्लाई की जा सकती हैं। तो ये चीजें आपको समझना होगा। पहला विधि जो है वो विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा जो है वर्ग गुणन विधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलोपन विधि। इस विलोपन विधि का यूज हम पढ़ेंगे कि विलोपन विधि का यूज कैसे किया जाता है, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए हम विलोपन विधि से पढ़ेंगे। विलोपन विधि जैसे एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा जो है 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के दो समीकरण हैं। पहला क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 करेंगे। दूसरा 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, विलोपन विधि में हम करते क्या है कि जो भी x और y के गुणांक है ना उसको पहले ध्यानपूर्वक देखिए। देखते हैं कि इसमें x का गुणांक कुछ नहीं दिया गया तो 1 माना जाता है, इसमें y का गुणांक कुछ नहीं दिया गया तो इसका भी 1 माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होने की वजह से -1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 5 है। तो हम क्या करते हैं, x या y किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, अब देखिए हम x का गुणांक बराबर करें तो यहाँ x का गुणांक 4 लाने के लिए हमें समीकरण 1 में 4 का गुणा करना है। या फिर y का गुणांक बराबर करना चाहें तो यहाँ पर y का मान 5 लाने के लिए समीकरण 1 में 5 का गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 5 का गुणा करना होगा। जब हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब 1 से हमें कोई मतलब नहीं, अब समीकरण 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है 3 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया आपको कि गुणांक देखेंगे, गुणांक अगर बराबर नहीं है गुणांक बराबर करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हमने बताया। अब क्या करेंगे, अगर गुणांक बराबर हो गए तो देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है। दोनों का चिन्ह होने का मतलब क्या है, या तो हमने y का बराबर किया तो y का ही देखेंगे, जिसका बराबर करते हैं उसी का देखते हैं। तो y का इसमें प्लस है 2 में और 3 में क्या है माइनस है। तो जब भी प्लस और माइनस हो तो उस कंडीशन में हम जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस से वो क्या होंगे, मान समाप्त हो जाएंगे। अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो यानी दोनों प्लस है तो उस कंडीशन में घटाएंगे तो एक माइनस बन
इस बात को ध्यान रखिएगा, जब विपरीत चिन्ह हो तभी क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं ताकि वो मान जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 + 3, क्योंकि 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 2 + 3 से, यानी 1 और 2 को, सॉरी 2 और 3 को जोड़ने को। तो 2 क्या है, 4x + 5y - 7 = 0, और 3 क्या है, 5x - 5y - 10 = 0। अब आप इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो देखिए 5x और 4x ये मिलके हो जाएंगे 9x, और +5y और -5y ये जुटेंगे तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों सेम है, जुटेंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए ये 10 है और ये -7, दोनों जुटेंगे तो क्या होंगे, -70 = 0। तो यहाँ से अगर x का मान जो आप निकालेंगे, ये -70 उधर जाएगा तो +70 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो x के जो मान आएंगे वो बनेंगे आपके 70/9। क्लियर है? अब जब 70/9 x के जो मान आ गए, ठीक है, तो वहां से आप क्या करेंगे, इसको फिर x का जो मान है उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में, 2 में, किसी में भी रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसके y के मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, x के मान क्या करेंगे, 1 में रखेंगे। जब 1 में रखेंगे तो x का मान 1 में रखिए, यहाँ पर x यहाँ है तो x का मान क्या रखेंगे, 70/9। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -y और -2 = 0। यहाँ से देखिए -y, देखिए 70/9 -2, इस y के बराबर किधर भेजेंगे तो +y हो जाएगा। इसके नीचे मान लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा। जब 9 एलसीएम हो जाएगा तो 9 से क्या करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे, 1 चांस हो जाएगा, 1 से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 9 चांस हो जाएगा, 9 × 80 = y। अब -80 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1/9, और ये y का मान हो जाएगा। y का मान क्या है, -1/9। तो ये आप देखें कि x का मान कैसे निकालते हैं, y का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके गुणांकों को देखेंगे, गुणांक बराबर है या नहीं है। अगर गुणांक बराबर है तो फिर क्या करेंगे, उनके चिन्हों को देखेंगे, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ने से खत्म हो रहे हैं या फिर घटाने से खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर दोनों प्लस है तो घटाते हैं, दोनों माइनस है तब भी घटाते हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो उस कंडीशन में जोड़ते हैं ताकि वो 0 हो जाए। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। x का मान क्या होगा, 70/9, और y के मान क्या होंगे, -1/9। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जांपल से लेते हैं और उसी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्हें वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार है, x - y = 2, और दूसरा है x + y = 2। ये दो क्वेश्चन है, एक समीकरण, सॉरी दो समीकरण है। एक समीकरण क्या है, x - y = 2, दूसरा क्या है, x + y = 2। ये दो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं x और y के मान बताइए। x और y के मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमने बताया कि सबसे पहले इनके गुणांकों को देखते हैं। तो गुणांक देखेंगे, x का गुणांक 1, यहाँ भी x का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक -1, y का गुणांक +1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब गुणांक बराबर होते हैं दोनों के, x के और y के, तो उनके चिन्हों को देखते हैं। चिन्हों का मतलब क्या है, यहाँ पर x y का प्लस है, यहाँ y का माइनस है। तो जब दोनों गुणांक बराबर हो, एक चिन्ह प्लस हो एक चिन्ह माइनस हो, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, प्लस और माइनस वाले भी जोड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 + 2 से जब जोड़ेंगे तो देखिए x - y = 2 और x + y = 2। जोड़िए तो x और x 2x
माइनस वाई प्लस वाई ये 0 हो जाएंगे और 2 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान 2 आया। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर देखिए आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही में रखें, लेकिन सुविधा के लिए उसी समीकरण में मान रखना चाहिए जिसमें क्या हो, गुणा भाग कम करना पड़े, यानी जिसमें बड़े बड़े मान न हो, छोटे छोटे जिसमें मान हो उसमें क्या करें, मान को रखें। तो देखिए एक में हम रखेंगे तो x का मान क्या है 2, यहाँ 2 रखेंगे, माइनस y इक्वल टू 2, यहाँ से माइनस y 2 इधर आएगा तो 2 माइनस 2, तो माइनस y का मान क्या है 0, यानी y का मान क्या है 0 आ गया। तो x का मान 2 मिला, y का मान 0 मिला, तो इस तरह हमने क्या किया कि x और y का मान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह आपके जो बन जा रहे हैं जिसको हम बताया आपको विलोपन विधि। अगर हम तीनों विधियों को इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अन्य जो 2 विधियां हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।